हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की रिवीजन। बेटा मतलब एक ऐसा चैप्टर जो हमें पेपर में दिखने ही वाला है 100% 14 मार्क्स का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट रहता है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। क्विकली हम क्या करेंगे, चलेंगे सारी की सारी जनरल एंट्रीज रिवाइज करके चलेंगे, कंसेप्ट रिवाइज करके चलेंगे। कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद हम स्टडी मैथ से पूछे क्वेश्चन जो है क्विकली सॉल्व करके चलेंगे। देन उसके बाद हम जो है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके चलेंगे। बच्चे मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर के लिए ना मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की फाइल जो शेयर करूंगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो आपको लगेंगे वो बहुत काफी हैं। दे आर 48 क्वेश्चन इन टोटल, इंक्लूडिंग योर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। तो आपने ये नहीं देखना कि 48 क्वेश्चन है। अरे 48 में से आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऑलरेडी रिपीटेड है, आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब रेपिटेशन चल रही होगी, और आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर ने बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर लिया होगा, बस वैल्यूज का फर्क होगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन लेके ये नहीं सोचना कि ये करेंगे किस तरीके से। वी हैव टू डू जस्ट द लिमिटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बस मैं अभी करवाऊंगा आपने वो करके चलना है। काफी क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो बस जितना मैं करवाऊंगा उतना आप लोगों ने करके चलना है। ठीक है, चलिए बस वो वाले क्वेश्चन कर लेना जो नंबरिंग में बोलूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करके चलें बेटा, हमारे पास आ जाता है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के अंदर हम कहते हैं दो मेथड होते हैं बेटा अकाउंटिंग के। एक होता है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ द परचेज, और दूसरा होता है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है बच्चों, अमेलगमेशन के अंदर बेटा होता क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपनीज होती हैं। एक कंपनी होती है ट्रांसफरर कंपनी, दूसरी कंपनी होती है ट्रांसफरी कंपनी। अमेलगमेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनी ज्वाइन करती है और एक नई कंपनी बना लेती है, या फिर एक कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। जैसे ए लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड, तो ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पर जो ए लिमिटेड है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, बी लिमिटेड क्या कहलाएगी, ट्रांसफरी कंपनी। ए लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरर कंपनी है बेटा, इसके ऊपर ना लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग एप्लीकेबल होगी। और ट्रांसफरी कंपनी जो है उसके ऊपर AS14 हम लगाकर चलेंगे। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम जो है दैट वाज टेकन ओवर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहां पर मुझे बताओ कि रिलायंस पेट्रोलियम कौन सी कंपनी कहलाएगी, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी? ये कौन सी कंपनी होगी, ट्रांसफरर होगी या ट्रांसफर। ट्रांसफरी होगी, बोलो। ट्रांसफरर। पर और रिलायंस इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी। ठीक है, अमेलगमेशन की हम बातें चलें तो जैसे ए और बी लिमिटेड मिलकर बेटा अगर मान लो एक नई कंपनी बनाते हैं सी लिमिटेड, तो ये जो ए और बी लिमिटेड है अब ये दोनों ट्रांसफरर कहलाएंगी और सी क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी कंपनी। कह रहे हैं कंपनी विच इज अमेलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ठीक है, और ये क्या है, कंपनी इनटू विच ट्रांसफर कंपनी इज अमेलगमेटेड। अब हम परचेज कंसिडरेशन, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर परचेज कंसिडरेशन। अगर ये गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, एज पर काउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहेंगे परचेज कंसिडरेशन क्या है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज जो कि इशू करी गई हैं और जो पेमेंट आपने कैश में या अदर एसेट्स में करी है बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, ठीक है, एंड अदर सिक्योरिटीज जो इशू करी है और कैश में पेमेंट, अदर एसेट्स की फॉर्म में पेमेंट। मैटर क्या करता है, पेमेंट करी किसको है, शेयर होल्डर को। वो क्वेश्चन में जानबूझ के आपको बोलेगा कि डिबेंचर होल्डर को भी कुछ दे रहे हैं, कुछ डाटा देगा, तो जो डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। कंसिडरेशन पे टू द डिबेंचर होल्डर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, ध्यान रखिएगा। अब परचेज कंसिडरेशन की बात करके चलूं तो परचेज कंसिडरेशन को निकालने के क्या तरीके हैं? सर एक होता है लमसम मेथड, एक होता है नेट पेमेंट मेथड, सर एक होता है नेट एसेट मेथड, देन हमारे पास आता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, ये हमारे पास बेटा मेथड होते हैं। लमसम मेथड के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स लमसम अमाउंट शेयर होल्डर को पे कर देंगे। नेट पेमेंट मेथड के अंदर क्या होता है, बेसिकली दिस इज द एग्रीगेट कंसिडरेशन जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पे करके चलते हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ कैश या इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड डिबेंचर, मतलब जो आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करा है वो आ जाएगा। आप क्या करोगे, आपने पेमेंट करी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को, आपने पेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पेमेंट किसी भी फॉर्म में करी, उसकी वर्किंग बना दोगे, अमाउंट बना दोगे, ये आपकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। ठीक है, बेटा कई बार ऐसा हुआ है कि पास में, क्योंकि अब तो देखो चलो पेपर पैटर्न अलग हो गया, लेकिन पास में एक दो बार ऐसा भी हुआ है इन्होंने 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन दिया जिसके अंदर परचेज कंसिडरेशन निकालना था, और 10 नंबर का एक अलग सवाल दिया, मतलब यहाँ 14 नंबर का एक अलग क्वेश्चन आया जिसके अंदर हमने आपका ये करना था, अमेलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छा, अब नेट एसेट्स की बात करके चले तो नेट एसेट मेथड क्या है? नेट एसेट मेथड ये कहता है कि एग्रीड वैल्यू ले लीजिए आप एसेट्स की, विच आर टेकन ओवर, एग्रीड वैल्यू के ऊपर लेकर चलोगे।
ठीक है। लाइबिलिटीज टेकन ओवर अगेन एग्रीड अमाउंट के ऊपर, जो आपका डिफरेंस है वो आपका परचेज कंसिडरेशन है। कहेंगे अब यहाँ पर एसेट्स की अगर हम बात करके चलें, सिर्फ एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है वो लिए जाएंगे। अगर एग्रीड वैल्यू अवेलेबल नहीं है मान लीजिए, तो बुक वैल्यू यूज करोगे बेटा। जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है या प्रीमियरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट जो राइट ऑफ नहीं हो रखे, कहेंगे उनको आप कंसीडर नहीं करोगे जब वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। कैश जो है वो इंक्लूड तभी करा जाएगा व्हेन इट इज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कैश को तभी इंक्लूड करना अगर ट्रांसफरी कंपनी लेकर जा रही है, आपको क्वेश्चन में बताएगा वो। लाइबिलिटीज जो है एग्रीड वैल्यू लाइबिलिटीज की आएंगी, ठीक है, विच आर एज्यूम बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी लेकर जा रही है उसकी एग्रीगेट उसकी एग्रीड वैल्यू आ जाएंगी। देन आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व हो गए, कहेंगे ये डिडक्ट नहीं करते जब हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इनको डिडक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, इनको मत डिडक्ट कर देना। लेकिन जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको डिडक्ट करा जाएगा, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड या अदर इंप्लॉय लाइबिलिटीज। ठीक है। अब अगला मेथड क्या आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बेसिकली क्या है, आप क्या करते हो, नेटवर्थ निकालोगे। और नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज निकालोगे, किसकी, बिजनेस टेकन ओवर, किस वैल्यू के ऊपर, एग्रीड वैल्यू के ऊपर। फिर आपने इस नेटवर्थ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, ताकि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पर इक्विटी शेयर निकालनी है तो नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम माइनस करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो बेटा ये तो था हमारे परचेज कंसिडरेशन निकालने के तरीके। ठीक है। अब आ जाते हैं सर जनरल एंट्रीज क्या होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एट बुक वैल्यू। ठीक है, ट्रांसफरर की बुक्स के अंदर बेटा क्या होगी एंट्री। बेटा देखो अभी अभी ऊपर मैंने ऊपर पढ़ा है कि ट्रांसफरर की बुक्स के अंदर क्या होता है, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसफरी की बुक्स के अंदर क्या लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता है, हमने पढ़ा है ऊपर ही। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एट बुक वैल्यू, बेटा अगर बुक वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करके चल रहे हैं बुक, ठीक है, एसेट्स को ट्रांसफर करके चल रहे हैं बुक वैल्यू के ऊपर। आप जानते हो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब एसेट्स ट्रांसफर हुए तो बैलेंस क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। सर वी विल ओपन एन अकाउंट जिसका नाम क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, प्रोविजन को ट्रांसफर करना है, तो बेटा क्या होगा, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है सर। क्रेडिट बैलेंस होता है तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन। अब अगर मान लेते हैं आपने कोई एसेट ऐसा है जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेकर गई, आपने उस एसेट को बेचा, उस एसेट को बेच के आपको पैसा आएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा या बैंक डेबिट हो जाएगा। एसेट बेचा उसको क्रेडिट करोगे, जो भी आपका गेन या लॉस होगा वो आपका रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा देन देयर माइट बी सर्टेन लाइबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कुछ लाइबिलिटी ऐसी हो सकती है जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रही, तो उस केस के अंदर सन्ड्री लाइबिलिटीज जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अब जब उसको सेटल करोगे तो डेबिट करोगे, जितने में सेटल हुई उसको क्रेडिट करोगे कैश अमाउंट से। ठीक है, जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वो आपका गेन या लॉस है। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट ऐसा है जो कि डिबेंचर होल्डर को देना है, तो वहां पर एंट्री करने के देखो बेटा दो तरीके हैं। देखो अब ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर को जो हम पेमेंट कर रहे हो कुछ प्रीमियम भी दे रहे हो साथ में, तो डिबेंचर का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो डिबेंचर को आप डेबिट करोगे, रियलाइजेशन डेबिट कर दोगे प्रीमियम के अमाउंट से, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दोगे। देन आप क्या कर दोगे, जो डिबेंचर होल्डर, बच्चे नेट का बीच में आ गया था इशू, चलिए दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, हाँ जी, बेटा इस वाली एंट्री के ऊपर दोबारा आता हूँ, नेट का बीच में इशू आ गया था थोड़ा सा। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, क्या कहा कि डिबेंचर होल्डर को जितना पैसा देना हम क्या करेंगे, एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी अगर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, अब यहाँ पर तो हो जाएगा डिबेंचर होल्डर टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिवली यू कैन पास एंड एंट्री डिबेंचर टू रियलाइजेशन। ऑल्टरनेटिवली कह रहे हैं आप एंट्री क्या पास कर सकते हो, डिबेंचर टू रियलाइजेशन, आप डायरेक्टली ये एंट्री जो है पास कर दोगे। अब कहते हैं ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड, बेटा एक बार कंफर्म करेंगे, स्क्रीन आपके सामने है। हाँ जी सर। बच्चों एक बार, हाँ जी, सर है, स्क्रीन है यस सामने। ठीक है जी, ओके जी ओके।
चलो बेटा, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो हम किसकी बुक्स कर रहे हैं, हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स कर रहे हैं। अगर अब तक देखोगे ना, आपने पता है क्या करा है, आप ना बैलेंस शीट को खाली कर रहे हो। आपने एसेट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए, आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। जो एसेट ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेकर गया आपने उसको खत्म कर दिया। जो लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके गई आपने खत्म कर दिया। डिबेंचर होल्डर आपने खत्म कर दिए। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? आपने इक्विटी शेयर होल्डर पे, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए? एक तो उसकी कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सेदारी, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली उनका हक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को हम ट्रांसफर कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर उनको कुछ प्रीमियम दे रहे हो या डिविडेंड है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं बेटा, उनको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर हम राइट ऑफ करके चलेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर में उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर आप क्या करते हो? परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री करोगे। परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री क्या होगी? बेटा देखो, ट्रांसफरी कंपनी से क्या लेना है? पैसा लेना है, तो उसको एक तरीके से डेटर बनाया। तो ट्रांसफरी कंपनी डेबिट करो और रियलाइजेशन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से? परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। और परचेज कंसिडरेशन जो है वो डिस्चार्ज कैसे हो रही है? हमें पैसा मिला, बैंक डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर्स मिले हैं, इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट कर दिए। प्रेफरेंस शेयर मिले हैं ट्रांसफरी कंपनी में, डेबिट कर दिए। और ट्रांसफरी कंपनी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, खत्म। अब क्या होगा? ये पूरे इस रियलाइजेशन के अंदर बेटा कुछ ना कुछ या गेन हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अगर गेन हो रहा है तो वो भी ट्रांसफर करना इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, अगर लॉस हो रहा है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर ये गेन की एंट्री हो जाएगी, और इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन ये लॉस की एंट्री हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटल करोगे, उनको पैसा दोगे, प्रेफरेंस शेयर दोगे, इक्विटी शेयर दोगे, एज द केस में भी जो क्वेश्चन में होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को सेटल करोगे, अगेन उसके केस में भी बिल्कुल उसी तरीके से, कैश हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, मतलब जो भी आप पेमेंट करके चल रहे हैं, ठीक है, उनको जो भी मिल रहा है सेटल कर देंगे। बेटा इस पर अगली चीज क्या आ जाती है? अगला आ जाता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करके चलूं, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के अंदर क्या होगा? देखो, हम अगर ट्रांसफरर की बुक्स की हम बात करके चल रहे हैं अभी, तो बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफरर ने पे करे हैं और ट्रांसफरर ने ही बॉन्ड करे हैं, खर्चा मैंने बेयर करा, मैंने ही पे करा है, तो एंट्री क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर खर्चा जो है वो ट्रांसफरी ने बॉन्ड करा है लेकिन पेमेंट मैंने करी है, तो मेरा कैश जाएगा, तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट क्या कर दूंगा? ट्रांसफरी कंपनी, उससे पैसा अल्टीमेटली लेना है ये। ठीक है। अब खर्चा जो है वो ट्रांसफरी कंपनी ने पे करा है लेकिन बॉन्ड बाय ट्रांसफरर है, तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, लेकिन ट्रांसफरी को ही पैसा देना है, तो ट्रांसफरी कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। खर्चा जो है वो ट्रांसफरी कंपनी ने जो है वो पे करा है और बॉन्ड भी ट्रांसफरी कंपनी कर रही है, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर बेटा कोई भी एंट्री जो है वो नहीं होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? अकाउंट्स बना लेंगे। तो ऊपर हमने जो भी एंट्रीज करी है ना बेटा, उसी की हमने क्या करा? अकाउंट्स के फॉर्म में बना दिया है। आपने क्या करा था? एसेट्स को आप खत्म करते हो, रियलाइजेशन टू एसेट्स। लाइबिलिटीज को खत्म करते हो, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो? जो हमारी परचेज कंसिडरेशन होती है उसके लिए एंट्री ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन हो गया। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए आपका जो अगर कोई प्रीमियम देना है तो आपने कहा था रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। फिर अगर आपने कुछ पेमेंट करी है तो वो आ जाएगा रियलाइजेशन टू कैश। ये आपकी बेसिकली लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई। बाकी क्या आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर में गेन या लॉस ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली देखोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर क्या हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने ट्रांसफर करी, कोई प्रीमियम था वो ट्रांसफर करा, ये उनकी पेमेंट की एंट्री हो गई। सेम चीज इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर, ट्रांसफरी कंपनी के अंदर भी सिमिलर मैनर में कहेंगे। जो अकाउंटिंग है वो चेंज नहीं होती है इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अगर आपको ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स आ जाए वो तो बेटा बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो उसके अंदर कोई कभी अकाउंटिंग चेंज होती नहीं है। ठीक है। वो अमेलगमेशन चाहे इन द नेचर ऑफ परचेज है या नेचर ऑफ मर्जर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम सिर्फ वो एसेट्स और लाइबिलिटीज लेकर चलते हैं जो ट्रांसफरी कंपनी लेकर जा रही है। बेटा मुझे बताओ कि यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? नहीं सर। एंट्री सबको याद आ गई है? याद आ गई यस एंट्री सर। सारी? बच्चे बस इतना ध्यान रखना, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पीड जहां पर लगे ज्यादा हो रही है मेरे को बोल देना। ठीक है। जहां लगे स्पीड ज्यादा हो रही है मेरे को बता देना, मैं थोड़ा सा तो स्पीडली करवा के चलूंगा क्योंकि अभी रिवीजन है। ठीक है। स्टिल अगर आपको लगे कि ज्यादा हो गया मुझे इमीडिएटली बोलेंगे ताकि मैं वहां स्लो डाउन हो जाऊं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहां एप्लीकेबल होता है? ट्रांसफरी कंपनी के केस में। ठीक है जी। ट्रांसफरी कंपनी के केस में बेटा अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है या अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है।
अब हम कब मान के चलेंगे कि अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है? कहीं बार बेटा थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर बेटा ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या लिखा हुआ है, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ क्या कहलाएगा, मर्जर कहलाएगा। वो क्या कंडीशन है, कह रहे हैं जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो किसके एसेट्स और लाइबिलिटीज बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के। कहेंगे शेयर होल्डर्स जिनके पास नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे कितने, किसके, ट्रांसफरी कंपनी के। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैसे पे हो रही है, सिर्फ शेयर्स के थ्रू पे हो रही है। लेकिन क्या कैश पे करा जा सकता है फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए? आंसर है यस, कैश कैन बी पेड फॉर द फ्रैक्शनल शेयर्स। ठीक है। जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। कह रहे हैं जो ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस है वो ट्रांसफरी कंपनी जो है वो कैरी ऑन करके चलेगी, वो कंटिन्यू करके चलेगी। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एक्सेप्ट यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करके चलेंगे, एडजस्टमेंट तभी करेंगे अगर वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अगर एडजस्टमेंट हो रही है। अब जनरल एंट्रीज की हम बात करके चलें, तो देखो बेटा मैंने आमने सामने आपको लिखवाया था कि अगर अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज है तब क्या, अगर अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है तब क्या। ठीक है। अमेलगमेशन नेचर वाले मेथड को बेटा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोल देते हैं, कई बार वो क्वेश्चन के अंदर बोल देगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाना है, तो समझ आना अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है। किसकी बुक्स हम करके चल रहे हैं बेटा, ट्रांसफरी कंपनी की हम यहाँ पर बुक्स करके चल रहे हैं। तो बेटा जिस टाइम बिजनेस परचेज करा होगा तो एंट्री क्या करेगा, इसने हम देखते हैं बिजनेस परचेज करा, तो एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से ये भी सेम एंट्री ही करके चलेंगे। ठीक है। अब आपने बिजनेस परचेज करा है, आप एसेट्स लेकर आए हो और लाइबिलिटीज लेकर आए हो, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट। जितने में आपने बिजनेस परचेज करा आपने उसको क्रेडिट कर दिया। बेटा अब आप जानते हो कि अगर आपके नेट एसेट ज्यादा हैं और परचेज कंसिडरेशन कम है, यानी आपने क्या करा है, ज्यादा का सामान लिया है लेकिन आपको पैसा जो है आपका कम गया, तो ऐसे केस के अंदर जो डिफरेंस है आपका फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, है ना। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है, राइट। इसी तरीके से बेटा अगर नेट एसेट्स हमारे कम है, नेट एसेट जो है वो हमारे कम है और परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा है, तो आपने क्या करा है, ज्यादा अमाउंट पे करा है फॉर लोअर थिंग, तो फॉर नेट एसेट्स आपको कम के मिले, आपने ज्यादा पैसा दिया, तो जो आपने ज्यादा पे करा है वो आप किसके लिए पे करते हो, वो आप गुडविल के लिए पे करके चलते हो। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब एंट्री की हम बात करके चलें। अगर यही एंट्री हम बात करके चले इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो मर्जर की केस में क्या होता है, देखो एसेट्स को आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर इन नेचर ऑफ परचेज है तो यहाँ पर आप एग्रीड वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हो, यहाँ पर आप एग्रीड वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हो। लेकिन बेटा अगर वो इन नेचर ऑफ मर्जर है ना, तो मर्जर के केस के अंदर बेटा आपके सन्ड्री एसेट्स भी बुक वैल्यू के ऊपर आएंगे, आपकी लाइबिलिटीज भी बुक वैल्यू के ऊपर आएंगी। ठीक है। फिर हम इस केस के अंदर जो रिजर्व होते हैं बेटा वो भी ट्रांसफर कर लेते हैं। बिजनेस परचेज आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। नो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ सकता है, अगर कोई आ रहा है तो दैट डिफरेंस कुड बी कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। ठीक है। दैट डिफरेंस कुड बी कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, मतलब यहाँ पे रिजर्व भी हम ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका डिफरेंस जो आएगा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में वो क्या आएगा, जनरल रिजर्व। तो ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर अगर आपका डिफरेंस आ रहा था आप गुडविल में लेकर जाते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो आप कहाँ लेकर जा रहे हो, जनरल रिजर्व में लेकर जा रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अब ये जो लिक्विडेटर है उसको हम पेमेंट करेंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करेंगे। अब परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज की एंट्री, ठीक है। ऑर्डर देखो क्या करा, सबसे पहले हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू करा, फिर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज की एंट्री करी, जो एसेट्स आए जो लाइबिलिटीज आई हमने उसकी एंट्री करी। उसके बाद हमने क्या करा, पेमेंट की एंट्री करके चल रहे हैं, लिक्विडेटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने लिक्विडेटर को क्या दिया, कैश दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी, डिबेंचर दिए या सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर प्रीमियम के ऊपर है। यहाँ पर भी सिमिलर मैनर में इक्विटी शेयर कैपिटल कैश और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बच्चे। बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। अब लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की बात करके चलूं तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस के अंदर क्या होगा, देखो बेटा वैसे ही जैसे वहां एंट्री सीखी थी यहाँ पर एंट्री सीखेंगे। अगर तो देखो पे करा है ट्रांसफरर ने और बॉन्ड भी ट्रांसफरर कर रहा है, सर ट्रांसफरर का खर्चा ट्रांसफरर ही पे कर रहा है तो ये क्यों एंट्री करेगा, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, हम तो अभी ट्रांसफरी की बुक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसफरी ने बॉन्ड करा है और पेमेंट ट्रांसफरर ने करी थी, तो ऐसे केस के अंदर बेटा होगा क्या, ट्रांसफरर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पेमेंट ट्रांसफरर नहीं करी लेकिन खर्चा हम बॉन्ड कर रहे थे तो हमने अब उसके पैसे देने हैं, तो हमने अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई। ठीक है। हम डेबिट क्या करके चलेंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आपने क्या करा है, पेड करा है ट्रांसफरी ने और बॉन्ड करा था ट्रांसफरर ने, तो ट्रांसफरर से क्या लेना है, पैसा दे लेना है। ठीक है।
ट्रांसफरर को डेबिट करा बेसिकली, बॉर्न बाय ट्रांसफरर है तो ट्रांसफरर को डेटर बना दिया एक तरीके से, आप ऐसे कह लीजिए। अब पे हमने करा है तो टू बैंक आ जाएगा कि भाई इससे पैसा लेना है। अगर बॉर्न बाय ट्रांसफर ही है तब क्या सर, बॉर्न बाय ट्रांसफर ही है तो उस केस के अंदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मेथड ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर बेटा क्या डेबिट करके चलेंगे, जनरल रिजर्व जो है वो डेबिट करके चलेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज अगर है, ठीक है, तो बेटा वहां पर होता क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ एक स्टेचुटरी रिजर्व है जो कि मेंटेन करने होते हैं। तो जब हम स्टेचुटरी रिजर्व हमें मेंटेन करने होंगे तो वी विल हैव टू पास एन एंट्री, दैट एंट्री इज अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व। ठीक है, लेकिन मर्जर के केस में ऐसी कोई एंट्री नहीं हो रही होगी। देन डिबेंचर्स के लिए क्या एंट्री होगी, डिबेंचर हमने डेबिट करे ट्रांसफरर कंपनी के, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर हमने क्रेडिट करे ट्रांसफरी कंपनी के। अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देन आपके बेटा कुछ एक फॉर्मेशन के खर्चे होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के, अगर फॉर्मेशन के कुछ एक खर्चे हुए हैं तो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस टू बैंक एंट्री होगी, नई कंपनी क्या बन रही है, और इस प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करा जाएगा। आप कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हो, सरप्लस से आप राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को। देन बेटा कई बार क्या होता है, देर इज द केस ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट। जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसफरर कंपनी है और ट्रांसफरी कंपनी है, इन्होंने क्या करा है, एक दूसरे को स्टॉक जो है वो भेजा है, या ऐसा कह लीजिए ट्रांसफरी कंपनी ने क्या करा है, ट्रांसफर कंपनी को स्टॉक भेजा है। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो बेटा सीधी सी बात है, इस स्टॉक के अंदर क्या है, प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा। तो वो जो प्रॉफिट एलिमेंट रहता है हमें उसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो उस प्रॉफिट को क्या करा जाएगा बच्चे, एलिमिनेट करा जाएगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट करोगे, स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे। और अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो ध्यान रखना वहां पर रेवेन्यू रिजर्व या पीएनडल ही डेबिट होगा और स्टॉक जो है क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटर कंपनी ओइंग्स। इंटर कंपनी ओइंग्स बेटा हमने पहले भी देखा हुआ है, इंटर कंपनी ओइंग के अंदर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर टू सन्ड्री डेटर, बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल। अगर कोई भी इंटर कंपनी ओइंग्स है ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा अमेलगमेशन। ठीक है, जो एंट्री सीखने वाली थी। ठीक है, दैट्स इट। ये था जो आपको कहीं ना कहीं करके चलना था। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आ जाता है, अब हमने क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन शुरू करने हैं। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवा दिया। तो कंसेप्ट की वीडियो मैं ना अलग ही रख देता हूँ। ठीक है, मैं इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द न्यू रिकॉर्डिंग। तो कंसेप्ट हमारे यहाँ खत्म हो गए, हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर जो है अमेलगमेशन के कंसेप्ट जो है कर लिए हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। किसी बच्चे को कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट है बेटा, प्लीज एक बार मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, कोई कंसेप्ट का कुछ पूछना है, बाकी ये क्वेश्चंस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अगर कुछ और डाउट होंगे भी मन में आएंगे भी, वो होते जाएंगे सॉल्व। ठीक है, बता दीजिएगा बेटा। चलो।